हेलो दोस्तों, मैं नए आपका संगम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी व्याकरण के हिंदी के 4 अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, वो 4 अध्याय नंबर पहला होगा आपका हिंदी वर्णमाला, दूसरा होगा शब्द विचार, तीसरा होगा संज्ञा, चौथा होगा सर्वनाम। हम इन चारों अध्यायों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देर नहीं करते कि चलते हैं पहले अध्याय की ओर। पहला अध्याय हमारा हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या है कि वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 45 होती है। तो ये ध्यान करना, ये क्वेश्चन आया होगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी और उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो अब हम स्वर को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन को पढ़ेंगे। चलिए, तो स्वर को पढ़ते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु जिनका उपयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाती हैं। ठीक है, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ मतलब छोटा बड़ा, ई ऊ ऋषि, ए ऐ ओ आओ। ठीक है, तो ये कितने हैं? ये 11 हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वर्णों की संख्या 45 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। तो स्वरों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। हास स्वर मतलब छोटे स्वर का होता है, और दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर का होता है। ठीक है, इनको भी हम पढ़ते चलेंगे। तो हास स्वर कौन से कहलाते हैं और दीर्घ स्वर कौन से कहलाते हैं? हास स्वर जिन स्वरों जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, मतलब कम समय लगता है, तो उन्हें हास स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ ई उ ऋषि, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं और इन्हें हास स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर है हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में हास यानी स्वरों से दुगना समय लगता है। जो हास स्वर होते थे उनसे दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी आप ऐसे भी ये ना समझ सकते हो, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, विशाल। तो हास स्वर से विशाल हो, यानी हास स्वर से डबल समय लगे, दुगना समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ ए आई ओ आओ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। कितने हैं दीर्घ स्वर? 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे। अगला है हमारा व्यंजन। क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। मतलब होता है, व्यंजन का मतलब ये होता है कि स्वरों की सहायता से बोले गए ठीक है अक्षर क्या कहलाते? व्यंजन कहलाते। लेकिन स्वर की सहायता से का हेल्प करेगा स्वर ही। तो ये कितने होते हैं? तो ये संख्या में 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, अब व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन को हम पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन कौन किससे कहलाते हैं और इनका काम क्या होता है? तो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। किनको? स्पर्श व्यंजन को। और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। कितने? 5-5 व्यंजन। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। क्या? पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे कि उदाहरण में का वर्ग। क्या? का वर्ग। का में क्या? 5 वर्ण होंगे, का खा गा घा एणा। का खा गा घा एणा। इसी प्रकार से चा वर्ण, क्योंकि यहाँ के बाद क्या हो? चा सॉरी, चा वर्ग। चा में कौन कौन से? चा में आते हैं, एक सेकंड,
अगला चा वर्ण, सॉरी, चा वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो चा वर्ण में आते हैं चा छा जा झ ण, कौन से? चा छा जा झ ण। अगला है टा बैग, टा बैग में कौन सा आता है? टा ठा डा ढा ण, और जे भी आते हैं 2 वर्ण, कौन से? जे डा और ढा, ठीक है। और ता वर्ग, अगला है ता वर्ग, ता वर्ग में ता था दा धा ना, कौन से? ता था दा धा ना, मतलब 5 वर्ण आते ही आते हैं। अगला है पा वर्ग, पा में आता है पा फा बा भा मा का, पा फा बा भा मा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। दूसरा नंबर है, दूसरा भेद है जो व्यंजन का, वो है अंतस्थ व्यंजन, कौन से? अंतस्थ व्यंजन। तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? यारा ला हुआ, क्या? यारा ला हुआ। ये पेपर में आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से 4 में से एक दे देगा आपको अंतस्थ व्यंजन, और बाकी स्पर्श व्यंजन, कुछ उस व्यंजन, उसमें व्यंजन दे देगा। तो उसमें पूछेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन उसमें से एक, इन चारों में से एक अक्षर आपका कोई ना कोई होगा विकल्प में, तो वही आपका आंसर होगा। अगला है ना भेद है, वो है ऊष्म व्यंजन, कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। सा हा, कितनी होती है? ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन सा? सा हा, ठीक है। तो आपका जो है ना व्यंजन, हिंदी वर्णमाला था, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। अगला अध्याय कौन सा था हमारा? शब्द। तो दूसरा मतलब पहला अपना जो चैप्टर था, पहला चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, हिंदी वर्णमाला, ठीक है। जो इसके प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो सॉरी, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दूसरा अध्याय हमारा शब्द शब्द विचार, कौन सा? शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंदर चलते हैं हम। तो ये है शब्द विचार। तो भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है, क्या? भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्यों की न्यूनतम इकाई शब्द है, क्या? न्यूनतम इकाई वाक्यों की शब्द है। अर्थों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका कोई आयत हो, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ठीक है। फिर एक बार कि भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। और वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका कोई आयत हो, शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। तो अब हम सार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। तो सार्थक शब्द कौन से कहलाते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, जैसे मंदिर, ठीक है, पुस्तक, इनका क्या है? सार्थक अर्थ है ना, कि जो पुस्तक किताब है, मंदिर एक ना आप कह सकते हो कि ना भगवान का एक घर है, ठीक है। तो सार्थक क्या है? सार्थक शब्द है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। अब निरर्थक क्या है? तो निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। बोलचाल की भाषा में तो कहते हैं पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे फट, फटाफट, क्या? सॉरी, फटाफट। अब फटाफट एक शब्द है, क्या? कि जल्दी जल्दी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। चटा, चटाचट, क्या? चटाचट। और धर धर, क्या? धर धर। ये शब्द कैसे शब्द है? निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये क्वेश्चन भी आया होगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 है आपका तत्सम शब्द, नंबर दूसरा तद्भव शब्द, नंबर तीसरा देशज, नंबर चौथा है विदेशज शब्द, ठीक है। तो फिर सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्सम शब्द, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रत्येक एग्जाम में कि तत्सम शब्द कौन से कहलाते हैं, या निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटिए। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, क्या? ज्यों के त्यों मतलब हिंदी में आ चुके हैं संस्कृत के, ठीक है, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन भी नहीं हुआ है,
तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए ना, मतलब जो संस्कृत में शब्द थे वो आकर सीधे सीधे हिंदी में बैठ गए, ठीक है, और उनका कोई आयत भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वे क्या तत्सम शब्द है। और जिनके आयत चेंज हो गए, कुछ न कुछ चेंज, तो वो है तद्भव शब्द। जैसे मयूर, मयूर संस्कृत में मयूर को मोर बोलते हैं, और हिंदी में मयूर को मयूरी बोलते हैं, यानी मोर भी बोलते हैं। नयन, ठीक है, जैसे अमूल्य और बानर आदि, यानी संस्कृत में भी ये मयूर लिखते हैं, हिंदी में भी नयन, संस्कृत में हिंदी में, और अमूल्य हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं और संस्कृत में भी ऐसे, बानर भी हिंदी में ऐसे लिखते हैं और संस्कृत में ऐसे ही लिखते हैं। तो ये कौन से शब्द हैं? ये है तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है अगला है हमारा, अगला भेद है तद्भव शब्द। कौन सा? तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग का आग, आग्नि को क्या हो तो आग, और मयूर, मयूर को क्या हो गया? मोर, और बानर को बंदर, और चांद्र को चंद्रमा, सॉरी चांद, ठीक है। तो ये क्या? ये तद्भव शब्द हैं। क्या है? तद्भव शब्द हैं, जो संस्कृत में ये सीधे सीधे नहीं है, ठीक है। आग का अग्नि है, और मोर का मयूर है, इसी प्रकार से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा देशज। देशज शब्द कौन से कहलाते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे दुआ, क्या? दुआ, दुआ ओनली भारत में मनाई जाती है, मतलब मांगी जाती है ईश्वर से के सामने। बाकी तो है ना, अमेरिका अमेरिका में ये शब्द ही नहीं है दुआ, ठीक है। ये क्या? एक देशज, मतलब इंडिया का अलग चीज है, वहाँ का अलग चीज है, अलग शब्द बोलते। थोथा, लोटा, ठीक है, ये अपन इंडिया में इनके नाम निकाले हुए हैं, ठीक है। लोटा, गिलास, गिलास तो चलो इंग्लिश शब्द है, ठीक है, वो विदेशज है। गिलास कैसा शब्द है? विदेशज शब्द। तो अगला पॉइंट है, अगला भेद है हमारा विदेशज, ठीक है। तो ध्यान करना, जो शब्द देसी भाषा में बोले जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। सीधी सीधी परिभाषा है। अगला है विदेशज। तो विदेशज दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। मतलब विदेशों से आए हुए शब्द जो अपने तय की भाषा नहीं है। अलमीरा, अलमीरा हिंदी में जैसे अपनी भाषा में कहा अलमारी, ठीक है, लेकिन ना विदेशी भाषा में क्या? अलमीरा। आलपेन, क्या? आलपेन, ठीक है। ये क्या है? इंग्लिश शब्द है, और ये विदेशज शब्द है। क्या है? विदेश। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या है? विदेशज शब्द है, ठीक है। और हम वो बता रहे हैं आप, गिलास, गिलास भी क्या है? विदेशज शब्द है, ठीक है। तो कुछ तत्सम और तद्भव शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे अगम, ठीक है, अगम हिंदी में संस्कृत में इस प्रकार से लिखते हैं, और हिंदी में जैसे वो आ गया तो इसका चेंज हो गया, क्या? अगम, क्या हो गया? अगम, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है हमारा अमोल, क्या? अमोल। तो अमोल इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन अब चेंज होकर कितना कैसा लिखने लगे अपन? अमूल्य। आग का अग्नि होता है, ठीक है, और आम का आम्र होता है, नाक का, एक सेकंड, नाक का नस का होता है, क्या होता है? नस का होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले आगे। ब्याह है, क्या? ब्याह का विवाह हो गया, क्या? विवाह हिंदी में क्या बोलते हैं? विवाह। भाप, भाप का भास पे बोलते हैं, और भाई, भाई का भ्राता बोलते हैं, क्या? भ्राता। मतलब आप देखोगे यहाँ पे, तो इस तरफ के क्या है? तो सबके सब, इस तरफ के, एक सेकंड, इस तरफ के क्या है? सबके सब तद्भव है, और इस तरफ के तत्सम है, क्या? तत्सम। अगला है, अगला पॉइंट है रचना की दृष्टि से शब्द के तीन तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? रचना की दृष्टि से शब्द के तीन प्रकार होते हैं। नंबर पहला है रूढ़ शब्द, क्या? रूढ़ शब्द। नंबर दूसरा है यौगिक शब्द। नंबर तीसरा है योग ऋण शब्द। कौन सा? योग ऋण शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द, ठीक है। ध्यान करना, रचना की दृष्टि से, ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो रूढ़ शब्द को पढ़ेंगे हम। रूढ़ क्या है? देखो इधर, जिन जिनका कोई भी खंड यानी सार्थक ना हो, मतलब कोई टूटे ना है, दो भागन में जो शब्द टूटे ना, उन्हें क्या कहते हैं? हम रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में
प्रयुक्त होते हैं जिनका आयत अलग हो। सॉरी, जैसे देखो यहाँ पे लोटा, लोटा यदि हम टो रहेंगे लो और टा, लो को मतलब कुछ नहीं है और टा को मतलब कुछ नहीं है, तो यानी एक ही शब्द बोल सकते हैं अपन इससे लोटा, ना कि टोर के कुछ अलग नहीं कर सकते। कल, कल में का अलग है, ला अलग है, इसका ना तो का अलग होता है, मतलब आयत अलग हो कुछ नहीं होता है, ना ही ला सिंगल का अलग कुछ होता है। यानी कि जब हम दोनों को जोड़े रहेंगे तब इसका एक आयत निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से जल, ठीक है, आदि। ये शब्द क्या, रूढ़ शब्द, क्या रूढ़ शब्द। अगला है यौगिक। तो यौगिक का मतलब होता है जुड़ा होना, क्या जुड़ा होना। जैसे कि हम पढ़ेंगे यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, सार्थक मतलब टोर सकते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या व आलय, विद्या मतलब होता है विद्या, और आलय मतलब होता है उसका जहाँ पे जे पढ़ी जाती है। इसी प्रकार से दया सागर, क्या दया सागर, ठीक है। दया एक का आयत अलग ही है और सागर का आयत अलग ही है, तो मतलब इनको हम तोड़ सकते हैं। तो यौगिक शब्द क्या है, जो जिनका हम खंडन कर सकते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है हमारा योग रूढ़ शब्द। कौन सा, योग रूढ़ शब्द। ये क्या है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, एक सेकंड, पर सामान्य आयत को छोड़कर विशेष आयत का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं या योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द में पंख और जा के मेल से बना है, जिसका आयत जिसका विशेष आयत होता है कमल। क्या होता है, कमल। देखो जी पंख और जिज्जा, ठीक है, तो वही कह रहे हैं हम, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य आयत को छोड़कर विशेष आयत का बोध कराते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। योग ऋण मतलब होता है योग अलग है, ऋण अलग है। तो देखो योग जी है पंख और जा क्या एक रूढ़ शब्द है, क्या है एक रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो आशा कहता हूँ कि यह भी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शब्द विचार भी तो ध्यान करना, शब्द विचार में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक सेकंड। शब्द विचार में पढ़ा है हमने, रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्द, ठीक है। और आगे पढ़ा है हमने, एक सेकंड, आगे हमने पढ़ा है उत्पत्ति की दृष्टि से, क्या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि तीन प्रकार की, उत्पत्ति दृष्टि से चार प्रकार के, तत्भाव, तत्सम और देशज विदेशज, ठीक है। तो ये हमने शब्द विचार में पढ़ा है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर संज्ञा, क्या है, संज्ञा। अगला चैप्टर है हमारा संज्ञा, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर है हमारा सर्वनाम। तो अब हम संज्ञा को पढ़ेंगे, तो देर नहीं कहते कि चलते हैं हम संज्ञा की ओर। संज्ञा में देखो सबसे पहले संज्ञा, ठीक है। तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान करना, जाति हो तब संज्ञा, द्रव्य हो तब संज्ञा, गुण हो तब संज्ञा, भाव हो तब संज्ञा, व्यक्ति हो तब संज्ञा, स्थान हो सब तब भी संज्ञा, और क्रिया कार भी हो तब भी संज्ञा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है, क्या नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा, किसी का नाम ले लो संज्ञा है। जैसे अभी हम आगे लेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं मुख्य रूप से। तो कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, अगला है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मुख्य रूप से तो तीन ही भेद होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वे पांच भेद में भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहला भेद है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओनली एक, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है ओनली एक चीज का, किसी का भी नाम लो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या तो आप व्यक्ति को ले लो, जैसे राम, श्याम, कछु भी, कामता, कुछ भी ले लो आप, तो भी वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। या आप वस्तु को ले लो, क्या, या कुर्सी, मेज, कछु भी ले लो, पेन, किताब, कुछ भी ले लो, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या आप स्थान ले लो, क्या, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, तो ये क्या है, संज्ञा है। यानी स्थान के नाम को भी हम स्थान के नाम, किसी भी ओनली एक ही एक स्थान का नाम लीजिए आप, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे चित्तौड़ का किला, ये क्या स्थान है, चित्तौड़ का किला क्या स्थान है।
भारत भी स्थान है। भारत क्या है, एक स्थान है या जगह है, आप भी बता सकते हैं। अनिल क्या है, एक नाम है। हिमालय क्या है, एक वस्तु भी बोल सकते आप इसे। ठीक है, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति, अब इसमें जाति का पता चलेगा आपका, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य। ठीक है, ओनली एक मनुष्य नहीं, मनुष्य, मनुष्य मतलब मनुष्य की जाति, जितने भी जाति है, हाँ, सभी इसी में आ गए मनुष्य। नदी, नदी ओनली गंगा नहीं, सभी के सभी, यानी गंगा लोगे तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम लिया है आपने। ठीक है, नदी का मतलब सब, गंगा यमुना सरस्वती जो भी है, भागीरथी, सब चीजें इसी में आ गई, सब नदियां। नगर, अभी हम अलग अलग नाम लेते, दिल्ली, बम्बई, आगरा। ठीक है, अब इसमें क्या नगर बोल दिया हमने, कोई भी नगर आ गया आपका। ठीक है, पर्वत। ठीक है, पहले हम हिमालय बोल रहे थे, वो एक व्यक्तिवाचक है क्योंकि नाम है। और ये क्या है, पर्वत, पर्वत में सभी पर्वत आ गए, इसलिए यह है जातिवाचक है। इसी प्रकार पशु भी जाति है। पशु क्या जाति है, किसी गाय का या कछू का, किसी एक चीज का पर्टिकुलर नाम लोगे आप तो वो व्यक्तिवाचक है। इसी प्रकार पक्षी भी एक क्या जाति है। लड़का, लड़का भी एक जाति है। ठीक है, यदि आप किसी लड़का का नाम लोगे, जैसे राम, क्या राम, राम क्या एक व्यक्तिवाचक बन गया फिर, क्योंकि उसका एक आपने सिंगल नाम ही लिया है राम। लेकिन लड़का बोल दिया आपने तो जाति हो गई उसकी, कि लड़का एक जाति है। अगला कुत्ता, कुत्ता भी जाति है। ठीक है, अगला है बैल, जी क्या तोता, पंखा, जी सब क्या जाति। तो ये कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, दो भेद, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इन्हीं को जोड़ के हम संज्ञा कितने प्रकार की हो जाती, 5 प्रकार की। लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा का भी भेद है, ये दो। सॉरी। ठीक है, तो पहला भेद है इसका समूहवाचक संज्ञा। अब समूह से आपको वैसे ही पता लग रहा है, समूह मतलब होता है क्या, ग्रुप, यानी वे संज्ञा शब्द जिनके संगठन का बोध हो, संगठन मतलब ग्रुप का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है या कहलाती है, एक ही बात है। जैसे पुलिस, क्या पुलिस एक बहुवचन है। क्या पुलिस एक समूह में रहती है। चाबी का गुच्छा, तो देखो गुच्छा का मतलब हुआ जिस समूह है। कक्षा, कक्षा ओनली एक लड़का की कक्षा नहीं होती, वो क्लास को ही कक्षा कहते हैं, मतलब एक से अधिक लड़के बच्चे पढ़ते हैं उसमें, तभी हम कक्षा कहते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला उसका भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन से, वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाए, अर्थात नाप तौल संबंधी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे गुड़, चना, शक्कर, चांदी आदि। क्या द्रव्यवाचक, जैसे गुड़ है तो क्या एक द्रव, और चना। ठीक है, इसी हम द्रव्यवाचक संज्ञा, हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। ठीक है, शक्कर, चांदी आदि सब क्या पदार्थ है या गुण है, सॉरी द्रव है। ठीक है, तो इसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला हमारा जो भेद था वो था भाववाचक संज्ञा। क्या भाववाचक संज्ञा, तो वे सभी संज्ञा जिन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पष्ट किया जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जाए, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे दर्द, क्या दर्द को ना तो आप पकड़ सकते हो, ना उसे स्पर्श कर सकते हो, ना ही आप उसे देख सकते हो, ओनली महसूस कर सकते हो। प्रेम, ठीक है, प्रेम को भी इसी प्रकार से, ना तो आप पकड़ सकते हो, ना आप उसको छू सकते हो, ओनली महसूस कर सकते हो। प्रेम, क्रोध, भूख, इस प्यास, शर्म, मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी आदि, ये क्या सबके सब क्या भाव है, यानी भाववाचक संज्ञा। इसको हम गुण भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह आपको संज्ञा भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय की ओर। अगला अध्याय सर्वनाम। क्या अगला अध्याय हमारा सर्वनाम, ये लास्ट अध्याय हमारा, तो सर्वनाम को हम इसमें पढ़ते चलेंगे। तो सर्वनाम सॉरी, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। शैल शब्दों में सर्व, सर्व मतलब होता है सब, नामों, नामों मतलब होता है संज्ञाओं की,
बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे चलो आगे, सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। क्या ये सबके सब के कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है निजवाचक सर्वनाम, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम और अगला है लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम सभी 6 हैं और 6 को हम क्रम से पढ़ते चलेंगे। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, किसका? व्यक्ति का बोध होता है, जिन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों और स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। मतलब ये स्त्री ये की पुरुष है, इनकी पहचान कराता है कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आता हूँ, आता हूँ मतलब होता है ना पुरुष होगा, और तुम जाते हो इसमें भी पुरुष होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं अपने लिए बोलता हूँ, हम भी अपने लिए, मुझको अपने लिए, हमारी, मेरी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। ये शब्द सबके सब शब्द क्या है? उत्तम पुरुष हैं। क्या? उत्तम पुरुष सर्वनाम के शब्द हैं। अगला है हमारा मध्यम पुरुष। क्या? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए, ध्यान करना, किसके लिए? सुनने वाले के लिए, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में है तुम, तुम्हें, यानी दूसरे के मतलब तो सामने वाले की बात कर रहे हैं, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। ये कौन सा सर्वनाम है? ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला सर्वनाम है हमारा अन्य पुरुष। क्या? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तो अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहलाता है, सॉरी अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। ये सब के सब कौन से? अन्य पुरुष हैं। कौन से पुरुष हैं? अन्य पुरुष हैं। तो अगला चलते हैं हम, सर्वनाम का दूसरा भेद है निज वाचक सर्वनाम। निज को मतलब होता है निजी, स्वयं का। तो इसमें पढ़ेंगे हम निज वाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद हो। इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। किसका? निजवाचक सर्वनाम के लिए। जैसे राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। तो आ गया ना स्वयं, राम क्या है? वो स्वयं वहाँ जाएगा, ठीक है। अगला है ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो उस अपनी मदद आप करता है, जो अपनी मदद आप करता है। तो उन्हीं का साथ साथ कौन देता है? ईश्वर देता है, ठीक है। तो इसमें भी अपनी आप, क्या? अपनी आप मतलब अपनी मदद आप मतलब स्वयं से, ठीक है। तो आशा कहता हूँ कि यह भी समझ में आ गया होगा निजवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं अनिश्चित वाचक, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब होता है निश्चित। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित, क्या? किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण में यह मेरी पुस्तक है। मेरी मतलब होता है ये मेरी ही होगी, क्या? पुस्तक है, ठीक है। वह मंदिर है। क्या है? वह मंदिर है, ठीक। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब निश्चय है कि वह मंदिर है, यह मेरी ही पुस्तक है। मेरी पुस्तक मतलब है निश्चित है कि यह मेरी ही पुस्तक है। अगला भेद है उसका, एक सेकंड, हाँ सॉरी, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित मतलब होता है जहां निश्चित ना हो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे सॉरी, जैसे
कोई कुछ किसी आदि, क्या कोई कुछ किसी आदि, जैसे कुछ खा लेना, कुछ खा लेना मतलब कोई निश्चित नहीं है कितना खाया, कुछ का मतलब कुछ खा लेना, क्या पता कितना खाया आपने। ठीक है, अगला है कुछ काम करो, कुछ काम करो मतलब निश्चय नहीं है कितना काम करो या क्या करो, कुछ काम करो। ठीक है, तो यह क्या है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। अगला भेद है 5वें नंबर का, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से मतलब होता है संबंध रखना, यानी संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो जैसा वैसा, ठीक है, इन शब्दों जो सो जैसा वैसा होते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, जैसे में है जो सोवेगा सो खोवेगा, तो यहाँ पे भी आ गया जो और सो, यहाँ पे जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे जो सो, जो जागेगा सो पावेगा, जो सो जो परिश्रम करेगा वे सुखी रहेंगे, रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलते हम सर्वनाम की लास्ट भेद पर। लास्ट है मतलब 6वें नंबर का सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे में आपने क्या खाया, तो यहाँ पे प्रश्न में आया क्या। अगला है बाहर कौन खड़ा, तो यहाँ पे भी है कौन, प्रश्नवाचक है ना। अगला टोकरी में क्या रखा है, तो यहाँ पे भी है क्या। ठीक है, तो जहाँ पर है ना प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो आपके जी सर्वनाम भी खत्म हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।